गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जीरोफाइट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी कि आकारिकीय अनुकूलन जो बाहर से देखने पर हमें दिखाई देते हैं। तो बाह्य आकारिकी अनुकूलन कौन कौन से जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स में देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस कौन कौन से होते हैं। तो ये जीरोफाइट्स क्योंकि डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं या जीरिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, तो इनको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक मजबूत रूट सिस्टम की जरूरत होती है। तो इसलिए रूट सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड इन सम केसेस सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन शूट सिस्टम। बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है और इसमें कई बार ये शूट सिस्टम से कई गुना लंबा होता है। द प्लांट्स यूजुअली हैव ए लॉन्ग एंड स्टाउट टैप रूट विच ब्रांचेस प्रोफ्यूजली। तो एक ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। द रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि इनमें पानी बहुत गहराई पर पाया जाता है एरिड कंडीशंस में, तो इसलिए ये जड़ें काफ़ी गहराई तक पानी की सर्च में चली जाती हैं। रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स आर वेरी वेल डेवलप्ड। तो यहाँ रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से विकसित होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स में हमने देखा था कि रूट कैप्स और रूट हेयर्स जनरली एब्सेंट होते हैं। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसे खेजड़ी कहते हैं, अकेशिया नाइलोटिका, कीकर and tamarix ferrans have deep root system that can gather water from several feet under surface। तो ये देखा गया है कि खेजड़ी, बबूल और फरांस जैसे जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर रूट्स काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। कई बार ये 20 मीटर तक भी पहुंच जाती हैं इनकी लेंथ। तो यहाँ जनरली शूट रूट रेशो इज 1:4 इन दीज प्लांट, यानी शूट की तुलना में रूट्स 4 गुना लंबी होती हैं। द रूट्स आर फेसिकुलेटेड एज इन एस्पेरेगस। शतावरी के अंदर ये रूट्स एक गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, फूली हुई संरचना के रूप में होती हैं। तो इस तरह से रूट्स में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखे जा सकते हैं। ये प्रोसोपिस सिनेरेरिया का एक प्लांटलेट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो शूट की तुलना में रूट्स की लेंथ कई गुना लंबी दिखाई दे रही है। तो इनमें जो रूट शूट रेशो है वो लगभग 1:4 का ये शूट की लेंथ है, और इसकी तुलना में ये जो रूट्स की लेंथ है लगभग 4 गुना लंबी है। तो काफ़ी विकसित और डीप रूट सिस्टम जीरोफाइट्स में पाया जाता है। ये फेसिकुलेटेड रूट्स हैं शतावरी के अंदर, एस्पेरेगस के अंदर फेसिकुलेटेड रूट्स दिखाई दे रही हैं। अब है शूट में या स्टेम में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो जनरली जीरोफाइट्स के अंदर जो स्टेम होते हैं ये हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ शो करते हैं। तो ये एरियल या फिर अंडरग्राउंड हो सकते हैं। जनरली दे आर कवर्ड विद हेयर्स, वैक्स एंड सिलिका एटसेट्रा। इनके ऊपर या तो ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, वैक्स का डिपोजिशन हो सकता है, सिलिका का भी डिपोजिशन मिल सकता है। कई बार ये स्टेम फ्लैशी होते हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है या स्टंटेड रहती है। ये बोने टाइप के जो स्टेम है वो इन जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स में चूंकि पत्तियां छोटी होती हैं और कई बार ये झड़ जाती हैं, कैडुकस होती हैं, तो ऐसी स्थिति में या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्टेम है वही फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो ये मॉडिफाइड हो जाता है। उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि फिल्लोक्लेड्स। ये फिल्लोक्लेड्स या प्रनाभ स्तंभ कहलाता है। दूसरी है क्लेडोड, ये प्रनाभ पर्व कहलाता है। तीसरी कहलाती है फिल्लोड या प्रनाभ वृंत। हालांकि ये लीफ का रूपांतरण है, लेकिन चूंकि ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए इस फिल्लोड को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अब ये फिल्लोक्लेड, क्लेडोड एंड फिल्लोड होती क्या है। In some xerophytes, all the internodes in the stem are modified into a fleshy leaf structure called phylloclades। कुछ जीरोफाइट्स में जो सारे के सारे इंटरनोड हैं, यानी कि नोड्स एंड इंटरनोड के अंदर डिवाइड रहता है स्टेम, तो उसके जो इंटरनोड हैं वो सभी मॉडिफाइड होकर के
मासल पत्तीनुमा संरचना बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेम का रूपांतरण है जो कि फिलोक्लेड कहलाता है, जैसे कि ओपनशिया, मुहलन-बेकिया। तो ओपनशिया या नागफनी में हम देखते हैं कि तना रूपांतरित होकर के मांसल और गूदेदार हो जाता है, हरे रंग का होता है और यह फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये फिलोक्लेड्स कहलाता है। In some of the other single or occasionally two internodes modified into fleshy green structure called cladode. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो एक या कई बार दो इंटरनोड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रनाभ पर्व। यानी यहाँ पर भी ये जो इंटरनोड है पर्व, एक या फिर दो, अधिकतर एक जो पर्व है सिंगल इंटरनोड है वो मॉडिफाइड हो जाता है मासल हरी संरचना के रूप में और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। एस्पेरेगस और रस्कस में इस तरह का क्लेडोड हम देख सकते हैं। फिलोक्लेड्स में सारे के सारे इंटरनोड्स रूपांतरित होते हैं। क्लेडोड में जनरली सिंगल जो इसका इंटरनोड है वो फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाता है। तो ये तो कहलाता है प्रनाभ स्तंभ, यानी पूरा का पूरा स्तंभ ही रूपांतरित हो गया पत्ती जैसी संरचना में। पर्ण आभ, प्रनाभ यानी पर्ण की आभा देने वाला स्तंभ। तो तना है, पर्ण जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे फिलोक्लेड कहा जाता है। क्लेडोड ये कहलाता है प्रनाभ पर्व। यहां पर जो पर्व है वो लीफ जैसा हो जाता है। तो एक सिंगल इंटरनोड, कभी कभार दो इंटरनोड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं जो फ्लैशी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्लेडोड कहा जाता है, प्रनाभ पर्व कहा जाता है। एस्पेरेगस और रस्कस में इसे देखा जा सकता है। आगे हम कुछ पिक्चर्स में इसे क्लियर कट देखेंगे। In some, the petiole is modified into a fleshy leaf-like structure called phyllodes. फिलोड या प्रनाभ व्रंथ, तो यहाँ पर पर्ण जैसी आभा कौन दे रहा है? व्रंथ, यानी पत्ती का जो व्रंथ होता है पिटियोल, वो पिटियोल मॉडिफाइड होकर के फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे फिलोड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अकेशिया ओरिकुलिफॉर्मिस, तो इसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एग्जाम्पल बनाता है प्रनाभ व्रंथ का। तो ये तीन टर्म प्रनाभ स्तंभ, प्रनाभ पर्व और प्रनाभ व्रंथ, फिलोक्लेड, क्लेडोड एंड फिलोड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं या फिर इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इनको आगे हम देखते हैं। ये फिलोक्लेड है ओपनशिया का और मुहलन-बेकिया का। ओपनशिया में हम देखते हैं नागफनी में हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये तो है इंटरनोड, और ये जहां पर ये जुड़ते हैं दो इंटरनोड के बीच में नोड पाई जाती है। तो ये सारे के सारे इंटरनोड फूली हुई संरचना बनाते हैं, ग्रीन फ्लैशी हो जाते हैं और लीफ की तरह फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये सारे इंटरनोड ओपनशिया के अंदर फ्लैशी ग्रीन हो जाते हैं। ये मुहलन-बेकिया, इसमें भी इस तरह से ये जो इंटरनोड है ये सब फ्लैशी हो जाते हैं, ग्रीन लीफ की तरह काम करते हैं। तो ये कहलाता है फिलोक्लेड। तो आइए देखते हैं वास्तव में ये कैसे दिखाई देते हैं। ये ओपनशिया की तस्वीर है और ये मुहलन-बेकिया की पिक्चर है। तो ओपनशिया में इस तरह से ये जो इंटरनोड है ये ग्रीन और फ्लैशी स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इन दो इंटरनोड के बीच में ये जो जॉइंट है ये इसकी नोड है। तो सारे के सारे इंटरनोड इसमें फ्लैशी होकर के ग्रीन लीफ की भांति फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और इसी तरह से ये मुहलन-बेकिया में ये फ्लैशी और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें कहा जाता है फिलोक्लेड या प्रनाभ स्तंभ। नेक्स्ट है क्लेडोड। तो रस्कस और एस्पेरेगस इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ये रस्कस का डायग्राम है। तो इसमें ये जो ग्रीन लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है एक्चुअली ये इंटरनोड हैं जो कि पत्ती की तरह दिखाई देते हैं। वास्तविक जो पत्तियां हैं वो यहाँ पर लीफ के रूप में पाई जाती हैं जो स्केली होती हैं। तो ये स्केली लीफ के रूप में आपको इस इंटरनोड के पास एक पतली सी थिन स्ट्रक्चर दिखाई देती है स्केल के रूप में, जो कि इसकी वास्तविक पत्तियां होती हैं। इसी तरह से एस्पेरेगस में इस स्टेम से ये जो क्लेडोड हैं ये इंटरनोड होते हैं और यहाँ पर जो लीफ हैं वो हुक के रूप में दिखाई देती हैं। तो हुक्स के रूप में इस स्टेम पर लीव्स पाई जाती हैं और जिनकी एक्सिल से, जिनके कक्ष से ये पत्तीनुमा प्रनाभ पर्व निकलते हैं।
तो ये परिणाम पर्व कहलाता है। वास्तविक पत्तियां जो होती हैं वो यहाँ पर हुक के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये तो था डायग्राम। असली में या रियल में ये किस तरह की दिखाई देती हैं। तो ये है रस्कस का क्लेडोड। ये रस्कस में ये तो है इंटरनोड जो कि स्वोलन हो जाता है, और ये जो इसमें छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ये इसकी स्केली लीफ होती हैं। तो इसकी पत्ती के ऊपर ही यहाँ पर आप देखिए ये फ्लावर होते हैं। तो ये पत्ती नुमा जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली इसका इंटरनोड होता है, और इस इंटरनोड पर ये फ्लावर उत्पन्न होते हैं। वास्तविक जो पत्तियां हैं वो इस स्केल के रूप में, यहाँ भी ये दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, तो ये स्केल के रूप में वास्तविक पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। ये है एस्पेरेगस या शतावरी का क्लेडोड या प्रनाभ पर्व। तो शतावरी में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हुक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसके बेस पर आपको ये हुक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये कहलाता है प्रनाभ पर्व। तीसरा है प्रनाभ वृंत। हालांकि ये लीफ का रूपांतरण है, लेकिन तीनों के कंपैरिजन के लिए इसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो ये प्रनाभ वृंत आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से पिटियोल का मॉडिफिकेशन फिलोड या प्रनाभ वृंत में हो रहा है। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी वास्तविक पत्तियां होती हैं, और ये जो इसके बेस पे फूला हुआ भाग है ये इसका पिटियोल है। तो ये छोटी छोटी जो लीफलेट्स हैं ये इसकी वास्तविक पत्तियां हैं, रियल लीफ हैं, और ये इसका पिटियोल है। कुछ समय बाद ये पत्तियां झड़ जाती हैं और ये पिटियोल ही मॉडिफाइड होकर के और ग्रीन लीफ की भांति काम करता है। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में हम देख सकते हैं कि जो पिटियोल होता है या पर्णवृंत होता है वह पत्ती के समान दिखाई देता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ये जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में ये पिटियोल हैं लीफ का। जो लीव्स हैं एक्चुअली ये छोटी छोटी होती हैं, कुछ समय बाद ये झड़ जाती हैं, और ये प्लांट इस पिटियोल के कारण इस तरह का दिखाई देता है। तो ये कहलाता है फिलोड या प्रनाभ वृंत, जिसमें पत्ती का पिटियोल रूपांतरित होकर के लीफ की तरह ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इन ओपनशिया फिलोक्लेड्स इज फ्लैशी ग्रीन एंड कवर्ड विद स्पाइंस। ओपनशिया में हम देखते हैं कि जो फिलोक्लेड है वो फ्लैशी है, ग्रीन है और कांटों से ढका हुआ होता है। स्टेम इज कवर्ड विद थिक कोटिंग ऑफ वैक्स एंड सिलिका इन इक्विसिटम। इक्विसिटम जो कि एक टेरिडोफाइट है, हम पिछले क्लासेस में इसे पढ़ चुके हैं। तो इक्विसिटम का जो स्टेम होता है उस पर सिलिका की कोटिंग दिखाई देती है। आंख के अंदर या कैलोट्रोपिस में ये काफी डेंस हेयर से घिरा हुआ होता है। कई बार ये स्टेम मॉडिफाइड होकर के थोर्न बनाता है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि यूलेक्स में। इट मे बी अंडरग्राउंड, फॉर एग्जांपल सैकरम। सैकरम मुंजा या कूचा हम सभी जानते हैं, डेजर्ट में एक इम्पोर्टेंट ये प्लांट के रूप में पाया जाता है। तो इस सैकरम मुंजा का जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। मल्टीसेलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन आर्नेबिया। आर्नेबिया में स्टेम के ऊपर मल्टीसेलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है स्टेम के ऊपर आर्नेबिया में। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसका जो स्टेम है वो इन मल्टीसेलर ट्राइकोम्स के द्वारा घिरा हुआ है। तो ये डेजर्ट प्लांट है आर्नेबिया, जिसमें स्टेम ट्राइकोम्स के द्वारा ढका रहता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन लीफ। तो पत्तियां इन जीरोफाइट्स में किस तरह की पाई जाती हैं। पत्तियां जनरली साइज में छोटी होती हैं, काफ़ी रिड्यूस्ड होती हैं, या ये कांटों या फिर स्केल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। कई बार ये लीफलेट्स में या पिन्नी में डिवाइड होती हैं। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए पत्तियों में कई तरह के एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। Leaves are very much reduced, small scale like and sometimes modified into spines or scales, as in Casuarina, Ruscus, Asparagus। तो Ruscus, Asparagus में हम देख चुके हैं, और इसी तरह से Casuarina में ये या तो कांटों में या फिर स्केल्स में रिड्यूस्ड हो जाती हैं। Lamina may be narrow or needle-like as in Pinus, or divided into many leaflets as in Acacia, or succulents as in Aloe। तो ये जो लीफ का लैमिना है ये या तो सुई की तरह हो जाता है, नीडल लाइक, जैसे कि पाइनस में, या फिर ये लीफलेट्स या पिन्नी में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि कीकर या बबूल में। कई बार ये मासल होता है, जैसे कि अलोए में। तो ये लीफ का जो लैमिना है ये रूपांतरित होकर के नीडल या फिर पिन्नी
या फिर सकुलेंट फ्लैशी हो सकता है। फोलियज लीव्स वेर एवर प्रेजेंट, अधिकतर तो कैडुकस होती हैं, लेकिन जब ये प्रेजेंट होती हैं मे बिकम थिक, फ्लैशी एंड सकुलेंट और टफ एंड लेदरी इन टेक्सचर। तो जब फोलियज लीव्स प्रेजेंट होती हैं तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये थिक एंड फ्लैशी और सकुलेंट होती हैं, तो कुछ के अंदर ये काफ़ी लेदरी चर्मिल टाइप की हो सकती हैं। लीफ सर्फेसेस आर जनरली शाइनी एंड ग्लेज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट। लीफ की जो सरफेस है वो चमकदार होती है ताकि वो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, वापस फिर से परावर्तित कर सके। इसके लिए इनकी जो लीव्स की सरफेस होती है वो शाइनी एंड ग्लेज्ड पाई जाती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लीफ का जो लेमिना है वो नीडल में रूपांतरित हो गया है। कुछ ग्रासेस के अंदर लाइट इंटेंसिटी जब बहुत तेज होती है दोपहर के समय, तो उससे बचने के लिए एक रोलिंग ऑफ लीव्स मैकेनिज्म पाई जाती है, यानी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं, अपने स्टोमेटा को अंदर की तरफ छुपा लेती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट को कम किया जा सके। तो ये कहलाती है रोलिंग ऑफ लीव्स। इन सम नॉन सकुलेंट, यानी कि मांसल नहीं है तो इनके अंदर पानी की पहले से ही कमी होती है, तो पर्टिकुलरली ग्रासेस जैसे कि एमोफिला, पोआ, एग्रोपायरोन, leaves become rolled and folded in such a manner that the stomata occupy a hidden position। इस तरह से वो रोल्ड हो जाती हैं या फोल्ड हो जाती हैं कि स्टोमेटा हिडन पोजीशन में आ जाए, दस मिनिमाइजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इस तरह से ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देती हैं, वाष्पोत्सर्जन कम होता है और ये लाइट इंटेंसिटी के दौरान जो इनमें बुल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं उनसे पानी निकल जाता है, इस वजह से ये रोल्ड या फोल्डेड हो जाती हैं। एक और ट्रेडोफाइट सेलेजिनेला लेपिडोफिला, ये रिसरक्शन प्लांट कहलाता है, यानी पुनर्जीवनी पादप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका कंप्लीट डेसिकेशन होने के बाद भी इसमें वापस फिर से जीवन की एबिलिटी होती है। तो ये एबिलिटी टू सर्वाइव ऑलमोस्ट कंप्लीट डेसिकेशन। ड्यूरिंग ड्राई वेदर इट स्टेम कर्ल्स इनटू ए टाइट बोल। जब ये ड्राउट की कंडीशन होती है, ये सिलेजिनेला लेपिडोफिला डेजर्ट कंडीशन में पाया जाता है, तो जब अत्यंत सूखा पड़ता है तो उस समय इसका स्टेम मुड़ करके एक टाइट बोल की तरह संरचना बनाता है, और जब बारिश होती है या मॉइस्चर प्राप्त होती है तो ये फिर से अनकर्लिंग हो जाता है, ये फिर से ग्रो करने लग जाता है। तो इसे रीसरक्शन प्लांट भी कहा जाता है। सिलेजिनेला लेपिडोफिला जो कि एक टेरिडोफाइटा है, ये रीसरक्शन प्लांट कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जब ड्राउट की कंडीशन होती है तो पानी निकल जाता है और ये एक बोल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, और जैसे ही इसको मॉइस्चर प्राप्त होती है ये फिर से वापस ग्रीन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसे रीसरक्शन प्लांट कहा जाता है, सिलेजिनेला लेपिडोफिला जो कि एक टेरिडोफाइट है। The leaves are modified in such a way that water loss due to transpiration reduces to minimum। जीरोफाइट्स के अंदर लीव्स इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती हैं कि वो ट्रांसपिरेशन को काफी कम कर सकें। डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द लीव्स एंड देयर स्ट्रक्चर, लीफ की शेप के आधार पर और उसकी संरचना के आधार पर, आकृति और संरचना के आधार पर जीरोफाइट्स को हम इन 4 क्लासेस में बांट सकते हैं। स्क्लेरोफिलस, यहाँ पर लीव्स आर स्टिफ एंड हार्ड, काफी हार्ड लीव्स इनमें पाई जाती हैं, इन्हें स्क्लेरोफिलस कहा जाता है। ट्राइकोफिलस, ट्राइकोम्स काफी ज्यादा होते हैं इन पर। लीव्स आर कवर्ड विद हेयर्स, जब लीव्स हेयर से या रोम से ढकी रहती हैं जैसे कि नीरियम और कैलोट्रोपिस, तब हम इसे ट्राइकोफिलस कहते हैं। माइक्रोफिलस, लीव्स आर स्मॉलर इन साइज एंड रिड्यूस्ड, जब पत्तियां बहुत ही छोटी साइज की और रिड्यूस्ड होती हैं जैसे कि पाइनस, कैजुराइना, एस्पेरेगस, तब ये माइक्रोफिलस कहलाती हैं। मेलेकोफिलस, ये टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब पत्तियां मांसल होती हैं, गूदेदार हो जाती हैं, तब इन्हें हम मेलेकोफिलस कहते हैं। लीव्स आर सॉफ्ट एंड फ्लैशी, फॉर एग्जांपल बिगोनिया, सेलिकोर्निया, ब्रायोफिलम एटसेट्रा। तो लीव्स की शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर जीरोफाइट्स को हम स्क्लेरोफिलस, ट्राइकोफिलस, माइक्रोफिलस एंड मेलेकोफिलस में बांट सकते हैं। द लीव्स ऑफ जीरोफाइट्स आर जनरली कैडुकस, अधिकतर ये जल्दी झड़ जाती हैं। हम इस डेजर्ट एरिया में देखते हैं कि कैपिरिस या कैर
बहुतायत से पाया जाता है। इस कैर में पत्तियां जनरली झड़ जाती हैं, केवल बारिश के सीजन में कुछ ही समय तक हम इनमें पत्तियां देख सकते हैं। इसी तरह से आपने खींप को भी अधिकतर लीफलेस ही देखा होगा। खींप में भी रेनी सीजन में ये पत्तियां होती हैं, बाद में ये झड़ जाती हैं। तो जनरली लीव्स आर कैडुकस, फॉर एग्जांपल यूफोर्बिया। इन सम केसेस दीज मे इवन बी एब्सेंट, कैप्रिस ए फाइला। In Euphorbia and Ziziphus jujubas, stipules become modified into spines. Euphorbia और ये जो झाड़ी होती है इसमें स्टिप्यूल कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। Xerophytes like Calotropis have hairy covering on the leaves and stems to check transpiration. Calotropis के अंदर पत्तियों पर और स्टेम पे दोनों पर ही hairy covering पाई जाती है, यानी hairs पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को रोक सकें। In Australian acacia, the pinnae are shed from the rachis and the green petiole swells and become flattened, taking the shape of leaf. ये modification phylloid कहलाता है। हम इसे phylloklade और cladoid के साथ पहले ही पढ़ चुके हैं। The phylloid greatly reduces the water loss, stores excess amount of water and perform photosynthesis. तो इस phylloid का क्या काम है? पानी की कमी को दूर करता है, पानी को स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो ये सब कहलाते हैं मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसके अलावा रूट स्टेम लीफ के अलावा इनमें हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जीरोफाइट्स मल्टीप्लाई देयर पेरेनियल ऑर्गन सच एज स्टेम। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन वाटर बिकम्स अवेलेबल फॉर देयर ग्रोथ। अधिकतर इनमें रिप्रोडक्शन कब होता है? जब पानी अवेलेबल हो जाता है, तो उस समय ये तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स यूजुअली डेवलप इन द फेवरेबल कंडीशन। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उस समय इनमें फ्लावर्स बनते हैं और उनसे फ्रूट्स बनते हैं। और जनरली ये फ्रूट्स एंड जो सीड्स हैं ये हार्ड कोटिंग्स के द्वारा ढके हुए पाए जाते हैं। तो इनमें प्रोटेक्शन होता है किसके द्वारा? हार्ड कोटिंग्स में। फ्रूट में भी जो फ्रूट वॉल है काफी कठोर होती है और इसी तरह सीड में सीड कोट भी काफी हार्ड पाया जाता है। तो इसके द्वारा ये जो एरिड कंडीशंस हैं उनमें अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने आज पढ़ी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हम देख सकते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीव्स और फ्रूट्स, सीड्स आदि इन सब में कुछ ऐसे फीचर्स ये प्लांट्स डेवलप करते हैं जिसके कारण ये एरिड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम इनमें पाया जाता है। जनरली टैप रूट या मूल तंत्र इनमें होता है, काफ़ी शाखित होता है और ये रूट शूट रेशो जो है वो इनमें उसके अनुपात में रूट की लंबाई स्टेम की तुलना में या शूट की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। और स्टेम के अंदर हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ये ग्रीन या फ्लैशी होकर के फोटोसिंथेसिस का काम कर सकते हैं, या तो पूरे ही जो इंटरनोड हैं ये रूपांतरित हो जाते हैं या फिर कभी कभार एक इंटरनोड रूपांतरित होकर के क्लेडोड का फॉर्मेशन करता है। तो फिलोक्लेड और क्लेडोड हम स्टेम के मॉडिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा इन जीरोफाइट्स में जनरली जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुडी होता है, थिक बार्क से घिरा हुआ होता है। कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर इस पर ट्राइकोम्स या हेयर्स पाए जाते हैं। तो कई तरह की प्रोटेक्शन इनमें होती है जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर सकें। जो लीव्स होती हैं कुछ जीरोफाइट्स में ये कैडुकस होती हैं, झड़ जाती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कैपरिस और लेप्टाडेनिया में। कुछ के अंदर ये लीव्स बहुत रिड्यूस्ड इन स्मॉल साइज पिन्नी में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि अकेशिया, प्रोसोपिस में हम देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो लीफ का पिटियोल होता है, पर्णवृंत होता है, ये पिटियोल फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन होकर के लीफ की भांति फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जो इसमें वास्तविक पत्तियां हैं वो पिन्नी में डिवाइड होती हैं, कुछ समय बाद ये झड़ जाती हैं और पिटियोल ही यहाँ पर लीफ की भांति कार्य करता है। स्लेजिनेला लेपिडोफिला ये रिसरक्शन प्लांट कहलाता है। इसमें जब ये ड्राउट की कंडीशन होती हैं तो ये एक टाइट बोल के रूप में बन जाता है और जैसे ही इसको मॉइस्चर प्राप्त होता है ये फिर से ग्रो करता है। इसे पुनर्संजीवनी पादप भी कहा जाता है। जो इनमें फ्रूट्स, फ्लावर्स जो होते हैं ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स ये हार्ड कोटिंग्स के द्वारा ढके हुए रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के द्वारा जीरोफाइट एरिड कंडीशंस में या डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं।
थैंक यू, दैट्स ऑल।